हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। वो क्वेश्चन ये है, और हो सकता है आपके मन में भी ये क्वेश्चन हो कि सर हम टैक्स कंसल्टेंट तो बनना चाहते हैं, हम जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, बट सर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एक टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए हमें मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। और दूसरा मन में क्वेश्चन आता है कि सर ऑलरेडी इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिस कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इतने सीए हैं, तो हमारी प्रैक्टिस कैसे चलेगी। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देता हूं कि सर एक टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए हमें बेसिक कितनी क्वालिफिकेशन, क्या कोई डिग्री, क्या कोई सर्टिफिकेट, क्या चाहिए होता है। तो मैं एक सिंपल लाइन में अगर इसका आंसर करूं तो देर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। किसी भी लॉ में, इंडिया में एप्लीकेबल कोई भी लॉ हो, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सर इसका मतलब कोई अगर हाई स्कूल पास है, कोई सिर्फ इंटर क्वालिफाई किया हुआ है, तो क्या वो भी बन सकता है टैक्स कंसल्टेंट? यस, वो भी बन सकता है। लेकिन अगर आपकी कोई एक एग्जांपल इससे मैं समझाता हूँ। अगर आपकी कोई तबीयत, छोटी मोटी तबीयत खराब होती है, तो आप लोग मेडिकल स्टोर जा करके वहां से दवाई ले आते हो, ऐसे ही करते हो ना। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो या मेडिकल स्टोर पे ही जाके ले लेते हो? नहीं सर, हम तो जाते हैं डॉक्टर के पास। सेम चीज। देखिए, क्वालिफिकेशन तो कोई भी नहीं है, बट स्टिल आप खुद सोचो, अगर आप अपना आईटीआर या रिटर्न फाइलिंग, वो आप किसी के पास फाइल करवाने के लिए जाओगे और आपको पता चले कि वो जो पर्सन है वो सिर्फ 12 पास आउट है, तो क्या आप उसके पास जाओगे अपना रिटर्न फाइल करने? बिकॉज चाहे जीएसटी का रिटर्न हो, चाहे इनकम टैक्स का रिटर्न हो, बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसमें, तो वो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे। आपके पास एक ट्रस्ट होना चाहिए उस पर्सन के ऊपर, उस प्रोफेशनल के ऊपर। तो वैसे तो कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वालिफिकेशन की, लेकिन आप एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम, अगर आपके पास मैं बात करूं क्राइटेरिया, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी ही चाहिए। तो जिन लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर मैं 12 पास आउट हूं, क्या मैं टैक्स कंसल्टेंट बन सकता हूं? बन सकते हो, अगर आप अपने क्लाइंट के मन में वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो कि हाँ भाई, आपका काम सही हाथों में है। अगर वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मिनिमम आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी चाहिए, और उसमें भी अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो थोड़ा सा उसको और एडवांटेज हो जाता है। बिकॉज बीकॉम के कोर्स में हम टैक्सेशन भी पढ़ते हैं, हम अकाउंट भी पढ़ते हैं, हम जीएसटी भी पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपकी बीकॉम की डिग्री है, तो वो और ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है उसका। ठीक है सर। और सर कुछ ये भी लोग कुछ ये भी पूछते हैं कि सर हम सीए नहीं करना चाहते हैं, तो अब हमारे लिए कौन सा कोर्स है ताकि हम अपनी प्रैक्टिस मतलब स्टैब्लिश कर सकें। तो पहले नंबर पर आता है एलएलबी। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, या अगर आपने अभी 12 पास आउट किया है, तो 5 इयर्स का भी एलएलबी होता है। बीए प्लस एलएलबी वो 5 साल का होता है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो 3 साल का होता है। तो अगर आप सीए की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि 5 6 7 साल लग जाते हैं, तो कुछ ऐसा कोर्स हमें मिल जाए जिससे हम अपनी प्रैक्टिस भी स्टैब्लिश कर सकें, तो आप एलएलबी करके लॉयर बन सकते हैं। वहां पर आपको एक ऐसा एडवांटेज होगा जो सीए के पास भी नहीं है। आप अपने क्लाइंट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक अलग ही पावर आपके हाथ में होता है, और जहां जहां सीए रिप्रेजेंट कर सकता है, वहां तो आप कर ही सकते हो और बाकी काम भी कर सकते हो। बिकॉज लॉयर भी अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है, जो बहुत ही हाई डिग्निटी के साथ होती है। तो अगर आप सीए नहीं करना चाहते हो, तो एलएलबी भी कर सकते हो। ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया। तो मिनिमम, वैसे तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट रिकमेंडेशन ये है कि आपके पास मिनिमम मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, जीएसटी प्रैक्टिशनर के अगर आप साइट पे जाओगे, तो वहां भी जो जीएसटी की साइट है, वहां पर भी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन। तो अगर आपके पास, तो सपोज अगर आप ग्रेजुएशन करके ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर एक सही रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और उसके लिए भी आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर एक चेंज हो चुका है, पहले बीए बीएससी वाले भी करवा सकते थे रजिस्ट्रेशन, अभी सिर्फ बीकॉम एमकॉम एलएलबी वाले ही करवा सकते हैं जीएसटी साइट पर जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन। तो वहां भी मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं,
तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन तो नहीं है, बट हाँ ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन कि सर मार्केट में ऑलरेडी इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिस कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? पहले बात तो ये समझ लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं। अभी हम लोग टैक्स ऑडिट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली क्या काम करता है, वो रिटर्न फाइलिंग के लिए नहीं होते हैं। अगर आप किसी भी सीए के पास जाओगे ना और उससे आप पूछोगे कि सर आप सीए क्यों बनना चाहते थे, या अगर कोई सीए का कोर्स कर रहा है तो उससे अगर आप पूछोगे कि आप सीए क्यों बनना चाहते हैं, वो आपको कभी नहीं कहेगा कि मैं रिटर्न फाइल करने के लिए सीए बनना चाहता हूं। क्योंकि सीए के पास एक एक्सक्लूसिव पावर होती है जो इंडिया में और किसी के पास नहीं होती है, दैट इज पावर ऑफ ऑडिट। सीए ऑडिट कर सकता है। तो हमारा मतलब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी जो कोर प्रैक्टिस होती है वो होती है ऑडिट की। रिटर्न फाइलिंग के लिए सीए नहीं होते हैं। फिर आप कहोगे सर बहुत से सीए करते हैं रिटर्न फाइलिंग, बिल्कुल करते हैं, मैं भी करता हूं। वो किस लिए होता है भाई? देखिए, इसमें तो कोई भी मतलब डाउट नहीं है कि रिटर्न फाइलिंग एक इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो कहीं से भी इनकम आ रही होगी तो एज अ प्रैक्टिशनर कोई भी होगा वो उस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करेगा। तो सीए कहीं ना कहीं इनकम सोर्स के लिए, और ऑडिट के साथ रिटर्न फाइलिंग भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होती है। आपका कोई क्लाइंट है, आप उसका ऑडिट कर रहे हो, तो हो सकता है उसकी रिटर्न फाइलिंग भी हो, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग भी हो, तो वो सारी चीजें भी सीए कर देता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो सीए का जो मेन फील्ड होता है वो होता है ऑडिट करने का, रिटर्न फाइलिंग का नहीं होता है। तो आपका जो सीधा वो होता है ना कंपटीशन, वो किसी सीए के साथ नहीं होता है, बिकॉज सीए का कंपटीशन किसी के साथ होता ही नहीं है। उसके पास ऑडिट की एक, कह सकते हो आप, मोनोपोली होती है, वो ऑडिट कर सकता है। तो आप ये मतलब ये तो आप भूल ही जाओ कि सर रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सीए के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास एक एडवांटेज होता है, आप एडवर्टाइज कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस को प्रमोट कर सकते हो। सीए प्रमोट नहीं कर सकता है। आप अपनी फीस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हो, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। सीए इतना फ्लक्चुएट नहीं कर सकता है, बिकॉज हमारे ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट की कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। तो हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, आप वो कर सकते हो, ये आपके पास एडवांटेज होता है। और दूसरा, रिटर्न फाइलिंग और जो मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको बता रखे हैं ऑलरेडी कई वीडियोज में, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है। वो अगर एसएससी चाहे तो खुद भी कर सकता है। तो जब कोई एक रिटर्न फाइलिंग या रजिस्ट्रेशन वो एक ऐसी चीज है कि वो क्लाइंट खुद भी कर सकता है, तो फिर एज अ कंसल्टेंट आप तो कर ही सकते हैं, बिकॉज आप और ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं और आपके पास ज्यादा उसकी जो है क्वालिफिकेशन होती है। तो अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने के लिए आपका सीए के साथ डायरेक्ट कोई कंपटीशन नहीं होता है। आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, और बाकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए आपको किसी डिग्री की नीड नहीं है। आपको बस नीड है किसकी? अपने ब्रेन की। बिकॉज आप जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे उससे आपके क्लाइंट को बेनिफिट होना चाहिए। तो कोई भी लॉ, जिस भी लॉ में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर है तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नॉलेज होनी चाहिए। डिग्री सेकेंडरी चीज होती है, ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ चीजों के पावर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन कंसल्टेंसी, फाइलिंग, इन चीजों के लिए डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी नॉलेज। तो फोकस करिए अपनी नॉलेज के ऊपर। तो आई होप अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन था उसको आपका आंसर मिल चुका होगा कि हमें अपनी प्रैक्टिस या टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए कहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, मीन्स कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।